नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब से कुछ राज्यों में अक्सर देखा गया कि जैसे उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री दिए, ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में जो राजा महाराजा का अभी तक मुख्यमंत्री कार्यकाल था, वसुंधरा राजे सिंधिया का एक कार्यकाल था, उस कार्यकाल को पूरी तरह से साफ किए और वहाँ पे मदन राठौर तेली समाज से हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो सत्ता की बागडोर पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को देती है। तो वहाँ भजनलाल शर्मा को इसलिए दिया गया सवर्ण बिरादरी से कि पहले किसी तरह से यहाँ राज सत्ता जो चल रही थी, राजघराने की जो सत्ता चल रही थी, उसको साइड किया गया। ठीक उसी प्रकार से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को जब मुख्यमंत्री मोदी जी ने बनाया था, तो वहां पे जो जाट समीकरण चल रहा था कि कोई भी पार्टी जीते और जाट का ही मुख्यमंत्री हो, तो उस जातीय वर्चस्व को माननीय मोदी जी ने खत्म कर दिया। ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो राजघराना चल रहा था, उधर दिग्विजय सिंह थे, तो इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उधर शिवराज सिंह चौहान थे, उसको भी उन्होंने खत्म किया और मोहन यादव के रूप में वहां पे एक नया मुख्यमंत्री दे दिए। ये बार बार उनका प्रयोग सफल भी रहता है। बिहार में भी उन्होंने किया। सुशील मोदी जब देखे बहुत ताकतवर बन रहे थे, तो सुशील मोदी जी को बिहार से हटा दिया डिप्टी सीएम से, और हटाने के बाद तारकेश्वर जी और रेणु जी को डिप्टी सीएम बनाया। देखा अगर वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं तो उनको भी साइड लाइन किए और सम्राट कुशवाहा को और साथ में विजय सिन्हा को वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो हर राज्यों में वो ऐसे ही कमोवेश करते हैं। दिल्ली की सत्ता भी वहाँ से जो मेन मुख्य लोग थे, जैसे प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था, अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाते तो उनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा भी मुख्यमंत्री थे, तो वो विरासत झलक जाता, इसलिए उन्होंने वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इससे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही किया। प्रेम सिंह धूमल जब चुनाव हारे थे, तो उनके बेटे अनुराग सिंह ठाकुर को वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, बल्कि एक नए कैंडिडेट जयराम ठाकुर को वहाँ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। वो ऐसे ही वर्चस्व को खत्म करती हैं और ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में भी उन्होंने किया। लेकिन दिल्ली में सबसे अच्छी बात है ये है कि आप अगर कुछ सीखें समीकरण से, तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाती है विपक्ष के प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी को एक महिला मुख्यमंत्री इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ शीला दीक्षित महिला मुख्यमंत्री थी। केजरीवाल जब जेल गए, जेल से आने के बाद जब मुख्यमंत्री चेंज हुआ दिल्ली में, तो आतिशी के नाम पे मोहर लगी और आतिशी जी भी महिला थी। मतलब महिला मुख्यमंत्री देना बीजेपी की मजबूरी हो चुकी थी। तीसरी बात, केजरीवाल जी वैश्य बिरादरी से थे और वैश्य बिरादरी से होने के कारण, वैश्य का मतलब तेली लोग, साहू लोग, राठौर लोग, शाहजी लोग, ये लोग अपने आप को वैश्य ना समझें। मैं बार बार कहता हूँ, आप वैश्य नहीं हैं। वैश्य मतलब सवर्ण जनरल होता है। आप क्या हैं? ओबीसी। ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है ना, अति पिछड़े का सर्टिफिकेट बनता है। तो आप बिहार में हैं तो अति पिछड़े का, यूपी में है यूपी में है तो ओबीसी का, तो आप ओबीसी हैं। इस बात का ध्यान रखें, आप वैश्य नहीं हैं। तो वहाँ पे वैश्य समीकरण के अनुसार मुख्यमंत्री वैश्य का बनाना पड़ा। ये मुख्यमंत्री जी जो रेखा गुप्ता जी को बनाए हैं, ये सिर्फ केजरीवाल जी के वजह से बनाए। समीकरण का खेल होता है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर से जब एक विधायक जी बने, तो दूसरी काट में समाज के ही दूसरे विधायक को बनाना पड़ा। ये समय की परंपरा है। और उसी प्रकार से जैसे ओम प्रकाश राजभर से पहले भारतीय जनता पार्टी किसी राजभर को प्रमोट नहीं करती थी, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर मजबूत हुए तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बनी और अनिल राजभर लगातार योगी जी की सरकार में 2017 में भी और 22 में भी कैबिनेट मंत्री हैं। सकलदीप राजभर को उनको बनाना पड़ा आगे चल के राज्यसभा सांसद। विजय राजभर को एक नए लड़के को विधायक बनाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का जातीय समीकरण का मजबूरी होती है। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली से इनकी मजबूरी थी और दिल्ली से इन्होंने बना दिया रेखा गुप्ता जी को। लेकिन बहुत लोग भ्रम पाले हैं कि रेखा गुप्ता जी तेली तो नहीं है। दरअसल रेखा गुप्ता जी की जो अगर मूल निवासी की बात करें तो हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना गांव के थे। इनके पिताजी मनीराम जी, दादाजी मनीराम जी जो थे वो जिंदल मतलब अग्रवाल थे। अग्रवाल मतलब सवर्ण बिरादरी से थे। उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता।
वो सवर्ण लोग हैं, वैश्य में, जनरल वैश्य में आते हैं। बाद में मनीराम जी के 3 बेटे थे, तो मझले जो बेटे थे, मझले बेटे जय भगवान जी, उनकी बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी लग गई और बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लगने के बाद उनकी पोस्टिंग होती दिल्ली। अपने परिवार को लेकर दिल्ली चले आते हैं। रेखा गुप्ता जी का जन्म दिल्ली में ही हुआ। पढ़ाई छात्र जीवन में ही वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ गई थी और जुड़ने के बाद वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति करने लगे और छात्र संघ का चुनाव जीतते हुए आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो पार्षद भी 2 बार बने। फिर पार्षद बनने के बाद 2015 का और 2020 का विधानसभा का चुनाव भी लड़े, शालीमार बाग से जहाँ चुनाव जीती हैं, लेकिन दोनों बार उनको आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़ा। जब उसके बाद इस बार चुनाव हुआ 2025 में, तो इस बार चुनाव में वो विजय हासिल की और जिस प्रत्याशी से वो हारती थी उसी प्रत्याशी को इस बार हरा दिए। तमाम दिग्गज इनके प्रचार में आए, नड्डा जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, मोदी जी भी आए और सभी लोग ने प्रचार प्रसार किया। विजय अच्छी हासिल हुई और समीकरण को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बनी रेखा गुप्ता जी को बनाने में, क्योंकि रेखा गुप्ता जी आरएसएस से जुड़ी थी और दूसरी बात आरएसएस की विचारधारा की है। आरएसएस की जो विचारधारा है, जो भाजपा की मूल विचारधारा है, उस पर पूरी तरह से फिट बैठ रहे थे। साथ में रेखा गुप्ता जी की अगर बात करें तो नई विधायक हैं तो अपना जनाधार नहीं होगा, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और कंट्रोलर पूरी तरह से मोदी जी और अमित शाह जी के पास होगा। ऐसा ही होता है राजनीति में। राजनीति में बहुत तेज तरह लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी को आगे बढ़ाता ही नहीं है। ये राजनीति की परंपरा होती है। राजनीति में सबसे बड़ी जो सक्सेस मिलती है वो समीकरण के हिसाब से मिलती है। समीकरण पे फिट बैठ जाएंगे तो बिना कुछ किए हासिल हो जाएगा सब कुछ, और अगर फिट नहीं बैठेंगे तो पूरी जिंदगी रगड़ देंगे, कुछ हासिल नहीं होता है। राजनीति मतलब समीकरण। रेखा गुप्ता जी समीकरण पे फिट बैठी और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वैश्य समाज से हैं, तेली समाज से नहीं हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जरूर तेली समाज के नेताओं के द्वारा रैली कराई थी दिल्ली में, लेकिन टिकट एक भी नहीं दिए थे। हाँ, गुप्ता सरनेम लगाने से जो तेली समाज के लोग गुप्ता सरनेम लगाते हैं वो बहुत खुशी हैं, प्रफुल्लित हैं, लेकिन उनका खुशी होना भी जायज़ है कि उनको लगता है कि कम से कम जो आबादी पूरी तरह से क्षत्रियों, राजपूतों, जाट और गुर्जर की हुआ करती थी, उसकी काट के गुप्ता सरनेम वाले को मुख्यमंत्री बनाया गया। उपलब्धि आप मान सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा सिक्के का पहलू यह है कि आपकी राजनीति का जो हश्र है, आज आप पीछे हैं, आप एक विधायक नहीं बना पाते हैं दिल्ली जैसे राज्य में। उसका कारण है कि आपकी हक और अधिकार और आपकी मलाई जो है सब लोग वैश्य, अगड़े समाज के वैश्य खा जाते हैं। मेहनत आप करते हैं, रैली आप करते हैं, मंच आप प्रोवाइड करते हैं, खाना पैसा भी आप खर्च करते हैं, लेकिन टिकट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास से ज़्यादा पावरफुल अग्रवाल हैं, आपसे ज़्यादा पावरफुल जिंदल हैं जो रेखा गुप्ता जी जिंदल हैं, आपसे ज़्यादा पावरफुल बंसल हैं, कंछल हैं, इसलिए टिकट उनको मिलता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी नंदगोपाल नंदी जी लगातार कैबिनेट मंत्री हैं, योगी जी के मंत्रिमंडल में सबसे खास है और वो भी अग्रणी है, वो भी आपके समझिए जनरल वैश्य हैं। तेली समाज की आवाज़ उठाते हुए कभी नंदी जी को देखा है आपने? कहीं घटना होती है, प्रतापगढ़ में घटना हुई, इलाहाबाद में घटना हुई, जूडापुर, देवरिया में अभी हाल में घटना हुई, गाजीपुर में घटना हुई, शाहजहांपुर में हुआ, सीतापुर में हुआ, फिरोजाबाद में हुआ, किसी घटना में नंदी जी को देखा आपने वक्तव्य देते हुए? नहीं। आप खुश हो सकते हैं गुप्ता सरनेम से कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी, लेकिन हकीकत में वो आपका काम नहीं करेंगे, आपके दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे। आप खुश होते हैं तो आप झूठी खुशी अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, ये झूठी खुशी आपको मैं भी मुबारक देता हूँ।